Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test 5. 19th Feb को हुआ था ये आपका टेस्ट. क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 139 से शुरू है, तो 139 डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का. बोर्ड पे देखिए. फॉर द रिवर्सिबल isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin from volume 10 decimeter cube to 20 decimeter cube, डेल्टा H पूछा हुआ है. थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि डेल्टा H जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है. डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T होता है. डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है. और फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, चूंकि डेल्टा T जीरो है तो ये वैल्यूज जीरो होती हैं. तो चाहे ये डेल्टा H पूछा है, डेल्टा U पूछा है, दोनों का आंसर जीरो होता. तो इसमें कोई डेटा का यूज नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने सही किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 के बाद. क्वेश्चन नंबर 139 के बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, फिर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन. एक 140 है हमारा. द टेम्परेचर ऑफ 10 ml स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एडिशन की बात कर रहा है वो. 10 ml अगर मिलाता है तो 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है, तो 20 ml मिलाएगा तो क्या होगा. आपने पढ़ा है बच्चे कि ये जो Q होता है ये बराबर होता है NC डेल्टा T. मतलब ये जो डेल्टा T की बात है ये Q बाई NC होना है. चलिए, तो कांस्टेंट है. N और Q बराबर प्रोपोर्शन में होगा. अगर 10 ml मिलाएगा तो अगर QX है और 20 ml से 2x होगा तो अमाउंट भी डबल हो जाएगा. तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेल्टा T विल रिमेन सेम. तो जो इंक्रीज पहले था वही इंक्रीज अभी भी नोटिस किया जाएगा. तो आंसर फर्स्ट 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ये भी सिंपल क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, आपको याद रखना चाहिए. पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. आपको बस इतना समझना था कि सेम एसिड सेम बेस मिलाएंगे तो जितने टाइम से हीट रिलीज होगा उतना टाइम्स उसका अमाउंट भी हो जाएगा. तो रेशियो डेल्टा T रेशियो से आना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. 144 देखें आप बोर्ड पे. The number of waves made by Bohr electron in an orbit of maximum magnetic quantum number is +2. आपने पढ़ा है बोर एटॉमिक मॉडल में बच्चे कि नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 2 पाई r होता है बच्चे n लैम्डा के. मतलब नंबर ऑफ वेव्स उतने ही होंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी. ऑर्बिट नंबर होगा, आप जैसा समझें. तो आप कह रहे हैं एन ऑर्बिट और जिसका मैक्सिमम क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 है. मैक्सिमम m की वैल्यू अगर +2 है बच्चे, इसका मतलब l की वैल्यू मैक्सिमम 2 है और n की वैल्यू 3 है. क्योंकि 3 से तो ज्यादा अगर होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो आंसर करते हैं हम लोग सेकेंड. थर्ड ऑर्बिट जो होगा, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स 3 होंगे. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने किया होगा, बस लैंग्वेज थोड़ा बदला हुआ है. आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 147. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय 3 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको जैसे पता है बच्चे कि K2Cr2O7 को कहते हैं और ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होकर Cr3 पॉजिटिव में जाता है. मतलब इसका n फैक्टर अगर आप पता करें तो 6 हो जाएगा, क्योंकि +6 से +3 में और 2 के लिए देखा आपने. वैसे ही ये ऑक्सीडाइज करता है फेरस ऑक्सलेट को, और ये फेरस ऑक्सलेट फेरिक आयन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड +4 में चला जाएगा और इसका भी n फैक्टर 3 आ जाएगा. 1 और +2 यहां का चेंज, तो टोटल हमारा 3 का चेंज हो जाएगा. आपको पता है मोल इंटू n फैक्टर इक्विवेलेंट होता है. तो मोल इंटू n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इज जस्ट इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर ऑफ जो दूसरा हमारा है FeC2O4. यूज कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट n पूछा है भाई, n फैक्टर जिसका हमारा 6 है. फेरस ऑक्सलेट, एक सेकेंड, जिसका n फैक्टर हमारा 3 है. तो n इंटू 3 इज बेसिकली
इसके 3 मोल को ऑक्सीडाइज करना है और इसका n फैक्टर 6 है, तो 3 इज कैंसल्ड बाय 3, n इज इक्वल टू 6। आसान सा आंसर आपको मिल जाएगा। 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करी थी, उसका n फैक्टर 6 था, मोल पता करना था जिसका n फैक्टर 3 था। 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। ये भी आपकी प्रैक्टिस में होगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपने किए होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों का n फैक्टर आपको पता होना चाहिए। शायद इन रिएक्शंस को लिखने की भी जरूरत ना पड़े और हम जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 150 है। नंबर ऑफ सबसेल्स हैविंग n प्लस एल 7। n प्लस एल की वैल्यू अगर दी है बच्चे, तो n प्लस एल अगर वो 7 कह रहा है, मतलब 7 प्लस 0 परमिसिबल सेट, 6 प्लस 1 परमिसिबल, 5 प्लस 2 परमिसिबल, 4 प्लस 3 परमिसिबल। बोले तो 7s, 6p, 5d एंड 4f ऑल आर परमिसिबल। तो आंसर इसका हम लोगों को कर देना चाहिए कि टोटल सबसेल्स 4 हैं। 150 का फर्स्ट आंसर। कौन कौन से सबसेल भाई? एस, पी, डी, एफ, अलग अलग एन की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन था 150। 150 के बाद क्वेश्चन नंबर 153 देखें आप बोर्ड पे। 153 है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3 और HCl का, जिससे CO2 बनता है। कह रहा है कि व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस 250 ml 0.5 मोलर HCl अगर हम यूज करते हैं तो ठीक है भाई, आप यूज कर लीजिए इस बात को। आपको पता है 2 HCl मतलब अगर 2 मोल HCl होता तो आपको 22,400 मिलीलीटर मिलता, या हम चाहें तो इसको 22.4 लीटर भी लिखें, क्योंकि आंसर सब लीटर में दिख रहा है। तो हमारे पास मोल्स कितने हैं भाई? 250 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इतने मोल से कितना बन जाएगा? तो इट विल बी 22.4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.5। अगर हम ये सॉल्व कर लें तो हमको आंसर मिल जाता है 1.4 लीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 153। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कह सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ये भी सिंपल है, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 के बाद क्वेश्चन नंबर 159 है। Kc is 66.9 at 350 डिग्री सेल्सियस एंड 50 at 448 डिग्री सेल्सियस। दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको 2 Kc की वैल्यू दी हुई है। अब आपको देखना है कि भाई टेम्परेचर अगर 350 से 448 मतलब बढ़ाया है तो Kc की वैल्यू घट गई है, मतलब T हमने इंक्रीज किया, Kc डिक्रीज कर गया, पक्का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा H नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, आप समझ पाते हैं एंडोथर्मिक, K की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान है। सिंपल क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम, वांट ऑफ इक्वेशन से रिलेट किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 159 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 160 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 liter 0.2 molar formic acid is mixed with 1 liter 0.1 molar HCl solution. Find pH of the solution. HCl और फॉर्मिक एसिड मिलाया है। आपने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का अगर मिक्सचर हो तो H पॉजिटिव इज मेनली गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड तो इतना वीक है कि उसके सामने एनाइज भी नहीं होगा, तो H पॉजिटिव बस और बस HCl देगा। लेकिन हाँ, 1 लीटर मिलाया तो टोटल वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर। आप ये लगाइए कि H पॉजिटिव का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl या इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 1 लीटर इंटू 0.1 किया, चूंकि लीटर में है, और टोटल वॉल्यूम 1 + 1 है, तो ये 0.1/2 मतलब 5 इंटू 10 का पावर -2, तो pH विल बी माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 का पावर -2 एंड दैट विल बी 2 माइनस log 5 और 1 log 5 is 0.7 1.3। तो आंसर इसका सेकंड करना चाहिए हम लोगों को। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। शायद गलती की एक जगह है कि आप वॉल्यूम 2 लीटर से डिवाइड करें,
तभी सही मिलेगा। अगर ये 1 लीटर काट देते, हम ऐसे कर देते, ये हट गया और कहा कि 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड 0.1 मोल HCl, अब बताइए शायद एक ही लीटर में दोनों 0.1 मोल है, तब हम बस 0.1 यूज करते और 10 का पावर -1 करके 1 आंसर कर देते। 1 लीटर मिलाया तो HCl जो 1 लीटर तो है, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड 1 लीटर डाला, पानी डाला ऐसा, और उसको 1 लीटर वॉल्यूम बढ़ा के हमको सोचना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल था, आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 के बाद क्वेश्चन नंबर 162 देखें आप बोर्ड पे। 19.5 ग्राम fluoroacetic acid dissolved in 500 gram water. The depression freezing point of water absorbed is 1.5 डिग्री सेल्सियस। परसेंटेज आयनेशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज। सॉल्व करते हैं भाई। आपको पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होगा। I निकाल लेते हैं तो ये डेल्टा TF बाई KF इंटू M हो जाएगा, और ये I जो होगा वो हमको गाइड कर देगा अल्फा के लिए। वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं पहले तो। डेल्टा TF is given as 1.5 डिग्री सेल्सियस। I we don't have, KF की वैल्यू 1.86, 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड, और फ्लोरोएसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पता कर लें अगर हम, तो 24 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 32, 19, तो 9, 2, 3, 5, 1, 6, 7, 79, तो यहाँ 79 यूज किया, और 500 ग्राम वाटर और इनटू 1000 मोलालिटी का फॉर्मूला रखा, तो I हमारा हो जाएगा बच्चे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 79 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 19.5 इंटू 1000। समझ में आता है, 500 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये लगभग 4 टाइम्स कह लीजिए, और ये 2 से 2 टाइम्स, तो ये 3 बाई 1.86 हमारा आ जा रहा है। 3 डिवाइडेड बाई 1.86, तो ये लगभग 1.6 के आसपास आ रहा है। I आप जानते हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड 2 आयन देगा, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इज 0.6, मतलब परसेंटेज आयनेशन इज 60%, तो हमको सेकंड आंसर करना चाहिए। ये भी I से होकर आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो आयनाइज भी होता है और एसोसिएट भी होता है। अगर ये बेंजीन में होता है आपको पता है एसोसिएट होता है, वाटर में होता है डिसोसिएट होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाला, परसेंटेज आयनेशन मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्यूशन चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 164 देखें आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 164, जिंक कॉपर सेल है, स्टैंडर्ड सेल है, डैनियल सेल है, 1.10 वोल्ट, मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है। मैक्सिमम वर्क आप जैसे जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा G को हम फ्री एनर्जी, अवेलेबल वर्क, मैक्सिमम वर्क ऐसा नाम देते हैं। तो ये डेल्टा G पूछ रहा है, जो बराबर होता है बच्चे -NFE0 सेल के, तो ये यूज कर लिया जाए। डेल्टा G इज इक्वल टू -N की वैल्यू 2 है इस सेल में, 96500 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 वोल्ट, तो ये जूल में आएगी वैल्यू। किलो जूल में करेंगे तो डेसिमल यहां कर देंगे हम, तो -2 इंटू 123 96.5 इंटू 1.10 किलो जूल हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 212.3 विद नेगेटिव साइन आंसर आपको मिल जाता है। तो 164 का सेकंड आंसर आपको मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 100 का 2 टाइम्स 200 से थोड़ा बड़ा होगा, तो आंसर मिल जाएगा। 164 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 165 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट कॉजेज। आपको पता है सोडियम सल्फेट जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो सोडियम और वाटर में, कैथोड में वाटर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके बच्चे H2 गैस और प्लस OH नेगेटिव में जाएगा ये। अब H2 को हाफ H2 कर दिया, तो ये काम कैथोड पे होगा, मतलब कैथोड पे OH नेगेटिव जनरेट होगा। तो मीनवाइल आपको सल्फेट और वाटर में फिर वाटर ऑक्सीडाइज होगा, और वाटर हमारा O2, तो साथ में H पॉजिटिव रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये काम हमारा हो जाएगा एनोड पे। तो कुल जमा
एक तरफ OH नेगेटिव तो एक तरफ H पॉजिटिव, कैथोड एनोड दोनों पे pH बढ़ रहा है, pH घट रहा है टाइप की बात। नेट pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, pH सेम रहेगा। तो नाइदर डिक्रीज नॉर, हाँ अगर कहता कि किस इलेक्ट्रोड पे pH बढ़ेगा किस इलेक्ट्रोड पे घटेगा तो उसका आंसर हम करते। ओवरऑल नेट pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तरफ H पॉजिटिव तो दूसरी तरफ OH नेगेटिव जनरेट हो रहा है। 165 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 167 है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी कोई पूछता है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल बताते हैं, और ERP जो होता है आपने pH के साथ डिराइव कर रखा है रिलेशन कि -0.0591 pH होता है। तो ये -0.0591 और pH की वैल्यू कितनी भाई 7 हो जानी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर इसको 0.06 मानो तो 7 का 6 गुना 42 हो जाएगा, 0.42 अप्रॉक्स। तो ये आंसर हम 0.413 कर देते हैं कि 0.591 यूज करना था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आपके प्रैक्टिस में होगा, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 167 के बाद 168 इन द फॉलोइंग रिएक्शन A एंड B रेस्पेक्टिवली। आप देख लीजिए भाई, XA YB का अगर लिखेंगे काइनेटिक्स तो आप लिख सकते हैं 1/x ऑफ dA/dt विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 1/y ऑफ dB/dt। बच्चे अगर हम x को उधर भेज दें तो लिख सकते हैं, और log लगा दें तो लिख सकते हैं log -dA डिवाइडेड बाई dt इज वेरी इक्वल टू x/y यहां आ गया है तो ये log dB/dt और प्लस log x/y हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से इक्वेशन को log dA/dt log dB/dt, समझ में आया कि log x/y 0.477 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन log x/y इज एक्चुअली log 0.477 की वैल्यू ही रख देते हैं log 3, तो x/y एंटी लॉग लेने से 3:1 आ गया। मतलब इस जगह पे 3 यहां a का थ्राइस b के बराबर होगा। तो इसमें से a ऐसा ढूंढिए जिसमें 3 से मल्टीप्लाई, N2O4 × 3 के NO2 होगा तो ये आंसर नहीं है। C2H4 × 3 ये तो ट्वाइस है भाई, ये थ्राइस है तो आंसर थर्ड करेंगे। C2H2 का अगर हम इक्वेशन लिखें तो C2H2 एसिटिलीन पॉलीमराइज होता है, ट्राइमराइज होता है तो बेंजीन बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो इसमें बस और बस आपको काइनेटिकली ये लिखना था एक्सप्रेशन, रेट वर्सेस स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ा है, एक्स वाई की वैल्यू सोचनी थी। ये भी आसान है, सिंपल है, किया होगा आपने केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 173 देखें आप। assertion for HCN, pKa of HCN and pKb of cyanide is pKw at all temperature, right? pKw आपने पढ़ा है कॉन्जुगेट पेयर्स के लिए, फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स Ka इंटू Kb बराबर होता है बच्चे Kw, और हम लिख सकते हैं pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। एंड ये बात अगर 298 केल्विन पे की जाए तो pKa प्लस pKb ये बराबर हो जाएगा हमारा 14 के 298, क्योंकि Kw की वैल्यू अब आपको पता है एट 298 केल्विन Kw इज 10 का पावर -14, नॉट ऑलवेज एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से, कह रहे हैं कि रीजन इसका है सम ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू 14 एट ऑल टेम्परेचर। ये गलत हो गया एट ऑल टेम्परेचर, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट इज आंसर। अगर ये होता 298 केल्विन तो सही हो जाता, तो आंसर इसका हम लोगों को फोर्थ कर देना चाहिए। ये भी ठीक क्वेश्चन था, आपको के बी का रिलेशन पता है, असर्शन रीजन में आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 180 देखें आप। कंसिडर बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड का ये इस 0.5, मोल फ्रैक्शन ए का 0.5 लिया है, ठीक है जी। पीएस हम निकाल लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का पीएस होता अगर तो 300 इंटू 0.5 और प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होता, तो ये हो जाता 150 और प्लस 400 दैट विल बी 750 mm। ये अगर हम सॉल्व करते हैं 750, ये कह रहा है कि या टॉर कह लीजिए, 750 टॉर भी कह सकते हैं, 750 टॉर हमारा आंसर आ रहा है। मतलब P ऑब्जॉर्ब्ड
इधर दिख रहा है P 500 torr is P absorbed and P calculated is 750. P absorbed is less than P calculated. पक्का ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएटेड है। नेगेटिव डेविएटेड का मतलब वेपर प्रेशर मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, जो थियरी से आता है उससे तो P ऑब्जॉर्ब्ड कम है, हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू छोटी है, नेगेटिव डेविएशन। तो इनमें से ढूंढना है कि कौन नेगेटिव डेविएटेड है। बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नेगेटिव डेविएटेड का, एनसीईआरटी का, आपने बार बार ये प्रैक्टिस में किया होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन था। सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव, लिक्विड सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, आइडियल सॉल्यूशन में, राउल्ट्स लॉ में। तो ये था ओवरऑल आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। होप आपने बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।